Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to take the next subtopic about equilibrium of rigid bodies. Equilibrium of rigid bodies के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे. बच्चों, इस वीडियो में we are going to take the subtopic equilibrium of rigid bodies. बच्चों, ए रिजिड बॉडी सच एज अगर हम चेयर की बात करेंगे, ए ब्रिज है या बिल्डिंग है, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू. बच्चों, जैसे हम देखते हैं रिजिड बॉडीज, हम देखते हैं चेयर की बात करेंगे या एक ब्रिज है, पुल है या एक बिल्डिंग है, ये सारी जो रिजिड बॉडी है दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. रिजिड बॉडी सच एज ए चेयर की बात करेंगे, ए ब्रिज की बात करेंगे और ए बिल्डिंग की बात करेंगे. ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू. अगर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक रिजिड बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. दैट रिजिड बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम. चाहे वो चेयर की बात करेंगे, चाहे वो हम ब्रिज की बात करेंगे, चाहे वो हम बिल्डिंग की बात करेंगे. व्हेन ए रिजिड बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज़ ज़ीरो. जब एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, जो लीनियर एक्सेलरेशन जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास वो ज़ीरो होता है. आल्सो द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सीज इन द रेफरेंस फ्रेम इज़ ज़ीरो. बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समझना है ठीक तरह से. एक रिजिड बॉडी अगर हम ले लेंगे, चेयर ले लेंगे, ब्रिज ले लेंगे या बिल्डिंग की बात करेंगे, वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है अगर उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम उनका कांस्टेंट वैल्यू रहता है. एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है. और जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी रिजिड बॉडी का अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस की अगर हम बात ले लेंगे, उसका रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस जो है इन द रेफरेंस फ्रेम वो भी ज़ीरो होता है. ये बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, और जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास वो भी ज़ीरो होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस इन द रेफरेंस फ्रेम इज़ ज़ीरो. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिजिड बॉडी इज़ एट रेस्ट. अगर एक बॉडी रिजिड इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि रिजिड बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो. However, if the rigid body is at rest, then the equilibrium of the rigid body is called static equilibrium. बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है for a rigid body, for the equilibrium of a rigid body कि rigid body रेस्ट पे हो. अगर rigid body रेस्ट पे है तब हम उस equilibrium of the rigid body को बोलते हैं static equilibrium. बच्चों, ये आपको याद रखना है. तो इसके लिए इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए हम दो कंडीशन पढ़ेंगे. देयर आर टू कंडीशंस टू स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द मास ऑफ द रिजिड बॉडी इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. कि जो ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है. ट्रांसलेटरी मोशन में जब बॉडी का मूवमेंट होता है तो सारे जो पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं विद द सेम वेलोसिटी. तो अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे रिजिड बॉडी की, द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी is governed by the following equation.
that is summation of F external is equal to rate of change of momentum, linear momentum. So first condition of equilibrium of rigid body क्या होता है बेटा? The translation motion of mass of a rigid body is governed by the following equation. That means a summation of F external, this is F ext, this is F external, total force जो external forces body पर act करते हैं, that is known by summation of F external, वो बराबर होता है rate of change of linear momentum. सो बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल जो है इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द रिजिड बॉडी. वो जो समेशन जैसे F1, F2, F3, F4 डैश डैश Fn, वो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं रिजिड बॉडी पर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल. सो समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम है कि द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ जो भी फोर्सेस एक्ट करते हैं रिजिड बॉडी पर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए जो लीनियर मोमेंटम है P जो है दैट मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू. वो जो हमने पहले भी बोला है कि जो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो P जो है फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो P है दैट मस्ट बी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू. दैट मीन्स यहाँ पर की बात करेंगे डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट शुड बी ज़ीरो. वो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब मोमेंट का जो लीनियर मोमेंटम यहाँ मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इसका जो मोमेंटम है P वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए P जो मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू. सो दिस P मस्ट शुड हैव ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज डी बाई डी टी ऑफ P दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. जब डी बाई डी टी ऑफ P इक्वल ज़ीरो इसका मतलब है कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल वो यहाँ पर वो भी बनेगा ज़ीरो, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री स्केलर इक्वेशंस. वो ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है. दिस इज इक्वल टू थ्री स्केलर इक्वेशंस. सो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू द थ्री स्केलर इक्वेशंस. जैसे हम करेंगे द समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल ज़ीरो. दिस लीड्स अस टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़. वो यहाँ से हमें एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल ज़ीरो. दिस लीड्स टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है the translation motion of mass of a rigid body is governed by the following equation, that is summation of f external is equal to rate of change of momentum. वो that is for equilibrium position the momentum ज़ीरो के बराबर है. तो यहाँ से हमें यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर हमें मिला एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू द थ्री स्केलर इक्वेशंस. वो जो समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट है. वो दैट मीन्स दे डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द रिजिड बॉडी. तो यहाँ पर ये जो हम ये यहाँ से हमें ये होता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल ज़ीरो. वो दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री स्केलर इक्वेशंस. वो यहाँ से हम ये थ्री स्केलर इक्वेशंस हमने डिराइव किए कि हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर है ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो है, समेशन ऑफ एफ वाई है ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एफ जेड है ज़ीरो. वो दिस लीड्स टू अस टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़. वो यहाँ से क्या पता चलता है हमें? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी मस्ट बी ज़ीरो. वो जो यहाँ फर्स्ट कंडीशन से हमें पता चला कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल ज़ीरो और यहाँ से हमने थ्री स्केलर इक्वेशन निकाले ये बराबर है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी मस्ट बी ज़ीरो. तभी तो हम वो रिजिड बॉडी जो है
दैट विल बी इन द इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम में होगा रिजिड बॉडी? फर्स्ट कंडीशन में द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो। उसके बाद हम करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। द रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी कहा। सेकंड है रोटेशन मोशन ऑफ ए बॉडी। द रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ टो, ये है टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल फोर्सेस समेशन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जब रोटेशनल मोशन आती है तो एंगुलर मोमेंटम आता है। सो यहाँ पर जो समेशन ऑफ टो टी एक्सटर्नल इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये टी एक्सटर्नल जो है इट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी। वो जो रिजिड बॉडी पर टोटल जो टॉर्क्स एक्ट करते हैं उनका टोटल सम रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क्स दैट आर एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो एंगुलर मोमेंटम है एल मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। वो जब एल मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब है कि डी बाई डी टी ऑफ एल जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एल और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट शुड बी ज़ीरो। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब ज़ीरो है, डी बाई डी टी ऑफ एल ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल समेशन ऑफ टोटल जो टोटल सम ऑफ ऑल दैट एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट शुड आल्सो हैव द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज समेशन ऑफ टी एक्सटर्नल should also be is equal to zero. This vector equation can be written as three scalar equations. वो ये जो वेक्टर इक्वेशन जैसे हमने पहले कंडीशन में पढ़ा, वहाँ पर फोर्स को हमने थ्री इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया, वो ये भी वेक्टर इक्वेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ समेशन ऑफ टो टी एक्सटर्नल इक्वल जीरो, वो सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इज कांस्टेंट। सो द वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन एज थ्री स्केलर इक्वेशन। वो इस वेक्टर इक्वेशन को भी हम तीन स्केलर इक्वेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स समेशन ऑफ टी एक्स स्मॉल टी एक्स इज टो इज इक्वल टू जीरो, टो एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टो वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टी जेड इज टो जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस लीड्स अस टू द सेकंड कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। सो यहाँ पर जो वेक्टर इक्वेशन जो है, दिस वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन इन थ्री स्केलर इक्वेशंस, समेशन ऑफ टो x is equal to 0, summation of tau y is equal to 0, summation of tau z is equal to 0. Well, this leads us to the second equation for the equilibrium of rigid bodies. So बच्चों, ये जो rotational motion of a rigid body is governed by the equation. So the vector sum of all the external toe torques, वो यहाँ से this equation जो है, ये equation है, it leads us to the equilibrium of second condition for the equilibrium of rigid bodies. That means the vector sum of all the external torques, vector sum of all the external torques acting on a rigid body, चाहे इसकी बात करेंगे या इन तीन की बात करेंगे, इन तीन इक्वेशंस की बात करेंगे। यहाँ से हमें क्या पता, यहाँ से हमें दिस लीड्स टू द सेकंड इक्वेशन फॉर द second condition for the equilibrium of rigid bodies. The vector sum of all the external torques acting on the rigid body must be zero. वो जितने भी टॉर्क्स एक्ट करते हैं रिजिड बॉडी पर, उनका जो वेक्टर सम है दैट मस्ट बी ज़ीरो। वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा हमने, उसकी कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कंडीशन टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है रिजिड बॉडी, उसके बारे में पढ़ा। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा टोटल द रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, दैट इज टोटल जो फोर्सेस vector sum of all the external torques acting on the body, rigid body must be zero. फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा किया कि टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी
मस्ट बी ज़ीरो, ये हमने फर्स्ट कंडीशन में किया। तो सेकंड कंडीशन में हमने ये किया टॉर्क्स के बारे में, फर्स्ट कंडीशन में हमने किया ये फोर्सेस के बारे में। सो दिस इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए प्रॉपर मैनर when you will repeat the video 1 or 2 times, and when you will look the material, consult your material, so you will be able to understand in a better way. Thank you very much.